हेलो फ्रेंड्स, PHP MySQL सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू MySQL। MySQL सीखने की इस सीरीज़ में ये चैप्टर 1 है। इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कोर्स में हम लोग क्या क्या ऑफ़र कर रहे हैं। इस कोर्स में बेसिकली एक वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए जितनी मिनिमम चीज़ें सीखने की ज़रूरत है वो सब कुछ कवर होती हैं। इसमें आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP एंड MySQL को देखते हैं। इससे पहले आपने कई सारे वीडियोस इस चैनल पे देखे होंगे जो इन सब्जेक्ट से रिलेटेड थे, पर मैं बताऊं कि एक वेबसाइट में इन सब का इस्तेमाल होता है, इसलिए इन सब को हमें जानना ज़रूरी है एक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो आई होप आप HTML से लेकर PHP तक अभी सभी कुछ देख चुके होंगे और अब हम MySQL को स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि MySQL का क्या रोल है और MySQL कैसे यूज़ किया जाता है। लेकिन उसके पहले हमें कुछ बेसिक, कुछ फंडामेंटल पोर्शन को कवर करना होगा जिससे कि हम समझ पाएँ कि MySQL क्या है और उसका रोल क्या है। तो स्टार्ट करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज से, एक एक करके हम इन टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेटा की। और जैसे एग्जांपल के लिए हम एक वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं ई बस सिस्टम, तो कोई भी बसेस की बुकिंग कर सकता है। तो बसेस बेसिकली क्या है, मैं एक सिटी से दूसरी सिटी तक जाने के लिए बस की बुकिंग करना चाहता हूँ। तो हमारी वेब एप्लीकेशन में क्या होंगे, बहुत सारे वेब पेजेस होंगे, नो डाउट बहुत सारे वेब पेजेस होंगे। और ये सारे के सारे वेब पेजेस कहाँ रखे होंगे? ये सारे के सारे वेब पेजेस रखे होंगे एक मशीन पे जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सर्वर, राइट। अब ये वेब पेजेस को एक्सेस करने वाले बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, राइट। तो ये क्लाइंट इससे एक्सेस करते हैं। ऑब्वियसली ये सब कुछ इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस हो रहा है। अब कोई क्लाइंट को जब ये वेब पेज दिखाई देता है तो उसको दिखाई देती है लिस्ट ऑफ सिटीज़, फिर वो 2 सिटीज़ चूज़ करता है, सोर्स और डेस्टिनेशन। फिर उसे अगला पेज देखता है, उसमें वो अवेलेबल बसेस देख पाता है कि कौन कौन सी बसेस इन सिटीज़ के बीच में चलती हैं, कि क्या टाइमिंग है उसके। फिर कोई एक पर्टिकुलर बस को वो सेलेक्ट करता है, उसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ता है, उसके बाद फिर उसमें सीट बुक कराता है। ये सब करने के लिए ये वेब पेजेस इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें कि वेरियस इन्फॉर्मेशन हम शो करेंगे। अब यहाँ पर ये जो बसेस की इन्फॉर्मेशन है, सिटीज़ की इन्फॉर्मेशन है, बस के फेयर की इन्फॉर्मेशन है, सीट अवेलेबिलिटी की इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन हार्ड कोडेड इन पेजेस में तो रखी नहीं होगी क्योंकि वो तो हमेशा चेंज होती रहती है, अपडेट होती रहती है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ रखी है? ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रखी होगी इसी सर्वर मशीन की हार्ड डिस्क में, राइट। सर्वर मशीन की हार्ड डिस्क में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रखी हुई है और कोई एक सिस्टम है जो कि ये इन्फॉर्मेशन निकाल के इन पेजेस पे रख देता है जो पेज आपको मिलते हैं। यही है आपका MySQL, ठीक है। MySQL वो सॉफ्टवेयर है जो एप्लीकेशन के डेटा को डेटाबेस से निकाल कर हमारे पेजेस पे रख देता है, तब जाके पेज पे हमें वो डेटा दिखता है। ये मैंने बहुत सिंपल तरीके से इसको समझाने की कोशिश की। लेकिन सबसे पहले जो टर्म हम समझना चाहते हैं दैट इज़ कॉल्ड डेटा। व्हाट इज़ डेटा? हर वो इन्फॉर्मेशन जो हमारी एप्लीकेशन में हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे बसेस की इन्फॉर्मेशन, तो वो डेटा है। बस के फेयर की इन्फॉर्मेशन, वो डेटा है। सिटीज़ की इन्फॉर्मेशन, वो डेटा है। इस तरीके से जो भी इन्फॉर्मेशन हम इस एप्लीकेशन में डील कर रहे हैं वो सब कुछ हमारे लिए डेटा है। अब बात करते हैं डेटा परसिस्टेंस की। डेटा परसिस्टेंस का मतलब होता है डेटा एग्जिस्टेंस। इसको ऐसे समझिए कि जब आपको कोई कैलकुलेशन करना होता है, तो जैसे मान लीजिए मुझे सर्कल का एरिया निकालना है, तो मैं कहीं कोडिंग में लिखता हूँ A assign 3.14 into R, that is for radius, into R, right। तो ये जो 3.14 है ये एक डेटा है, पर क्योंकि इस डेटा की ज़रूरत बस मुझे इस ऑपरेशन तक है, मैंने इस डेटा को डायरेक्टली लिख लिया। लेकिन A और R ये दोनों वेरिएबल्स हैं और इनमें जो डेटा रखा है वो मुझे मल्टीपल स्टेटमेंट्स में नीडफुल है, इसलिए मैंने इस डेटा को वेरिएबल्स में रखा ताकि इस डेटा को मैं रिपीटेडली यूज़ कर सकूं उन सभी इंस्ट्रक्शंस में जिनमें कि इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो जब कभी डेटा को मैं एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन में यूज़ करना चाहता हूं तो फिर मैं उसे वेरिएबल में रखता हूं, क्योंकि वेरिएबल मतलब प्रोग्राम की मेमोरी में एक जगह जिसका नाम हमने A रख दिया, प्रोग्राम में एक जगह जिसका नाम हमने R रख दिया, तो रैम के अंदर
ये मेमोरी ब्लॉक्स बनते हैं और इनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। वेरिएबल्स का अपना एक लाइफ टाइम है। वेरिएबल्स में जो डेटा स्टोर रहेगा वो एक समय तक ही स्टोर रह सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा जब तक वो प्रोग्राम चल रहा है। तो हालांकि हमने वेरिएबल्स को भी कैटेगराइज किया है कि लोकल वेरिएबल होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। अब पीएचपी में जैसे हमने पढ़ा तो जो पेज के स्कोप में वेरिएबल्स होते हैं, जब तक पेज की स्क्रिप्ट चल रही है तब तक वो वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा, या किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल होता है तो जब तक फंक्शन चलेगा तभी तक वो वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा। तो जो डेटा उन वेरिएबल्स में रखा है उसका अपना एक लाइफ टाइम है। तो हम वेरिएबल्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि मुझे थोड़ी देर के लिए, जब तक मेरा प्रोसेसिंग का काम नहीं हो जाता तब तक उस डेटा की ज़रूरत है, इसलिए मैंने वेरिएबल में रखा। लेकिन आप ऐसा सोचिए कि कोई डेटा है जिसको मुझे रखना है लेकिन वो लंबे समय तक रखना है, तो फिर मैं क्या करूँगा? यानी हो सकता है एप्लीकेशन मैं आज यूज़ करूँ और मेरी कुछ जैसे मैंने बस की बुकिंग कराई, राइट, मैंने बस की बुकिंग कराई जो अगले महीने की कोई डेट की है। तो कौन सी बस, कौन सी सीट, कौन सी डेट और मेरी डिटेल्स, ये सारी की सारी डिटेल्स अगर किसी वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी तो जैसे ही वो पेज रन हो जाएगा वो वेरिएबल तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो फिर मेरी वो सारी इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाएगी। और हम ये नहीं चाहते, क्योंकि जिस दिन जर्नी करेंगे उस दिन वो इन्फॉर्मेशन कहीं तो चाहिए। तो हमें उस इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि रैम में वेरिएबल्स बनते हैं और रैम में कोई भी डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं हो सकता। तो हम परमानेंटली स्टोर करते हैं डेटा को जनरली हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क या कोई भी सेकेंडरी स्टोरेज में। सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा को स्टोर कर दिया तो वो परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि किसी भी एप्लीकेशन से रिलेटेड बहुत सारा डेटा हो सकता है और ये बहुत सारा डेटा हमें कहाँ रखना पड़ेगा? हमें रखना पड़ेगा सेकेंडरी स्टोरेज में, जो कि परमानेंटली हम स्टोर कर सकते हैं। तो जो डेटा ये एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रही है, फिर वो चाहे बसेस की डिटेल्स हो या सिटीज़ की डिटेल्स हो या आपने जो बुकिंग करी उससे जनरेट हुआ डेटा, ये सब कुछ स्टोर करके रखना होगा और यही इस एप्लीकेशन का काम है। एक एप्लीकेशन को जितने डेटा को स्टोर करने की ज़रूरत है, राइट, एक एप्लीकेशन को जितने डेटा को स्टोर करने की ज़रूरत है वो सारा का सारा डेटा हम जहां स्टोर करेंगे, दैट रीजन इज नोन एज डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या है? डेटाबेस वो प्लेस है जहां पे हम एप्लीकेशन का कंप्लीट डेटा रखते हैं। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि ये सेकेंडरी स्टोरेज में जो डेटा रखा गया है, ये डेटाबेस जो है इसके अंदर डेटा फाइल्स के रूप में रखा होगा, क्योंकि आप देखते हैं कि हार्ड डिस्क में आप कुछ भी स्टोर करते हैं तो फाइल्स के रूप में स्टोर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड जितना भी डेटा जनरेट होता है या जितना भी डेटा हमने रखा है वो सब कुछ फाइल्स हैं। ज़रूरी नहीं कि एक ही फाइल हो, कई सारी फाइल्स हो सकती हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स, राइट, कलेक्शन ऑफ फाइल्स। तो याद रखिए, डेटाबेस एक एप्लीकेशन का एक होगा, यानी दूसरी एप्लीकेशन का एक दूसरा डेटाबेस होगा। तो डेटाबेस एक लॉजिकली एक बाउंड्री है जिसमें वो सारा डेटा आ जाता है जो उस एप्लीकेशन से रिलेटेड है, जिसको कि हमें मेंटेन करना है, स्टोर करके रखना है। तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स, राइट। अब कोई प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं, कोई ये ई बस वाली एप्लीकेशन हम बना रहे हैं, तो प्रोग्रामर्स को क्या करना पड़ेगा? प्रोग्रामर्स को करना पड़ेगा ये वेब पेजेस बनाने पड़ेंगे। ये वेब पेजेस के थ्रू हम वो पेज डिज़ाइन कर पाएंगे जिससे यूज़र इंटरेक्ट करेगा, इन्फॉर्मेशंस को देखेगा। ओके, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हार्ड डिस्क में स्टोर करना पड़ेगी, तो मुझे फाइल के अंदर रखनी पड़ेगी। ओके, और ये तो बहुत रेगुलर प्रोसेस होगी, मतलब पूरी एप्लीकेशन रन हो रही है तो कोई टिकट बुक करा रहा है, कोई व्यू कर रहा है डिटेल्स को, ये सब तो चलता ही रहेगा एप्लीकेशन में। बहुत सारे क्लाइंट हैं जो एक साथ इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत ही एक्टिवली ये काम होता रहेगा। तो हमें ऐसा कोड भी लिखना पड़ेगा, यानी जो वेबसाइट बना रहे हैं उन प्रोग्रामर्स को ऐसा कोड भी लिखना पड़ेगा जिसकी मदद से डेटा सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर हो। अब वो सेकेंडरी स्टोरेज ना बोल के मैं बोलता हूँ डेटाबेस, क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज तो पूरी हार्ड डिस्क हो सकती है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मेरी एप्लीकेशन से रिलेटेड डेटा की। तो वो जहाँ स्टोर हो रहा है वो एक डेटाबेस है जो मेरी एप्लीकेशन का डेटाबेस है।
तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मेरे डेटाबेस में मैं डेटा रखूं, निकालूं, और ये तो बहुत ही रेगुलर काम है, बहुत बार करना है। कभी मैं बसेस की इन्फॉर्मेशन देखना चाहता हूँ, कभी सिटीज़ की इन्फॉर्मेशन देखना चाहता हूँ, तो कभी बस की डिटेल्स देखना चाहता हूँ, कभी मेरी बुकिंग हिस्ट्री देखना चाहता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो मैं देखूँ। हर बार सेम डेटा देखूँ ये ज़रूरी नहीं है, बहुत सारा डेटा है, कभी कुछ देख रहा हूँ, कभी कुछ देख रहा हूँ। तो ये जो डेटाबेस के अंदर से डेटा निकाल के व्यू कराना है, या डेटाबेस के अंदर डेटा रखना है, या डेटाबेस के अंदर के डेटा को अपडेट करना है, कुछ भी काम डेटाबेस से रिलेटेड करना है, मतलब आपको फाइल से रिलेटेड करना है, तो एज अ प्रोग्रामर आपका एक काम और बढ़ जाता है इस प्रोजेक्ट में, कि आपको इस प्रोजेक्ट में फाइल हैंडलिंग भी करनी पड़ती है। नाउ व्हाट इज़ फाइल हैंडलिंग? फाइल हैंडलिंग का मतलब ये हुआ कि आपको वो कोड भी लिखना पड़ता है जिसके थ्रू आप फाइल्स में डेटा रख सकें, फाइल से डेटा निकाल सकें। तो फाइल हैंडलिंग ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम आपको अपनी एप्लीकेशन में करना पड़ेगा। ठीक है, आप PHP लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग का कोड लिख सकते हैं, यानी फाइल क्रिएट करना, फाइल में डेटा लिखना, फाइल से डेटा रीड करना, बहुत सारे काम। अगर आपने इससे पहले कोई लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग का काम किया है तो आप उस पेन को समझ सकते हैं जो फाइल हैंडलिंग में होता है। फाइल हैंडलिंग उतना आसान नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोडिंग मुश्किल है, कोडिंग तो आप कर लेंगे, लेकिन उसके साथ जुड़े प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए बसेस की इंफॉर्मेशन एक फ़ाइल में रखी है, कौन कौन सी बस है, ठीक है, एक फ़ाइल है। फिर कस्टमर की इंफॉर्मेशन एक फ़ाइल में, कस्टमर जो ट्रैवलर है। अच्छा, किसी कस्टमर ने किसी बस से बुकिंग करी हुई है, तो बुकिंग की इंफॉर्मेशन जो है वो किसी और फाइल में। अब क्या होता है कि आपने किसी कारण से बस के रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहा, ठीक है, तो फाइल हैंडलिंग में आपने एक कोड लिखा हुआ है कि बस फाइल के अंदर से एक बस की इंफॉर्मेशन को ना डिलीट कर दो। अब आपने ये कोड लिखा है, तो मे बी कहीं पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ये बस का डेटा डिलीट हो जाता है। तो हमने तो डिलीट कर दिया, ठीक है, डेटाबेस में से वो हट गया, फाइल में से वो हट गया, लेकिन किसी कस्टमर ने उस बस की बुकिंग की हुई थी, तो ये इन्फॉर्मेशन बुकिंग फाइल में स्टोर है। अब क्या होगा, ये डेटा करप्ट हो गया है, क्योंकि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि ये बस एग्जिस्ट ही नहीं करती है क्योंकि इस फाइल से वो डिलीट हो चुकी है, और दूसरी तरफ बुकिंग में ये मेंशन्ड है कि ये बस तो बुक्ड है। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशंस जो है वो ट्यून्ड अप नहीं रह पाती। तो हमें क्या करना चाहिए था, जब वो फाइल हैंडलिंग का कोड लिख रहे थे और जब बस फाइल के अंदर से वो रिकॉर्ड डिलीट कर रहे थे, तो हम ये इंश्योर करते कि ये इन्फॉर्मेशन किसी दूसरी और फाइल में तो नहीं है, मतलब ये जो बस है इसका रेफरेंस किसी और फाइल में तो नहीं है। अगर है तो मैं अभी बस फाइल में से ये रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर सकता। तो इतनी बारीकी से आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हो सकते हैं, मैंने एक इशू आपको बताया। हो सकता है कि बुकिंग करते वक्त कस्टमर को अपनी डिटेल्स फिर से एंटर करनी पड़े, तो हम यहाँ पर कस्टमर का फ़ोन नंबर लेते हैं बुकिंग में भी, और कस्टमर की इन्फॉर्मेशन कस्टमर फाइल में भी है। तो एक ही व्यक्ति की दो जगह इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है कि एक जगह से वो अपडेट कर दे, दूसरी जगह से अपडेट करना भूल जाए, तो होगा ये कि उसका डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, यानी हर जगह एक जैसा नहीं है। किसी फाइल में उसकी इन्फॉर्मेशन कुछ और है, किसी फाइल में कुछ और है। हो सकता है कस्टमर में जहाँ उसके इन्फॉर्मेशन रखी हुई है वो अपने नाम को अपडेट कराना चाहता है, उसके नाम की स्पेलिंग गलत हो गई थी तो उसने नाम अपडेट करा लिया, जबकि बुकिंग वाली फाइल में उसका पुराना वाला नाम ही चल रहा है। तो ये डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, हमें ऐसा लगेगा कि बुकिंग किसी और ने कराई है और हमारे पास वो कस्टमर है ही नहीं। तो इस तरीके से हमारा पूरा प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो सकता है। तो फाइल हैंडलिंग में बहुत सारे इश्यूज हैं। अच्छा, क्या इतना मुश्किल है फाइल हैंडलिंग? हाँ, मुश्किल तो है, और मुश्किल सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हमें इसमें जो बिजनेस लॉजिक्स हैं उनको समझना होता है, उसमें क्या क्या गलतियां हमसे हो सकती हैं उसको समझना होता है। तो इसी के लिए तो DBMS बनाया गया। DBMS क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी ये जो डेटाबेस है जिसके अंदर कई सारी फाइल्स रखी हैं, इसको मैनेज करने के लिए जो प्रोग्राम्स लिखे जाएंगे, मतलब फाइल हैंडलिंग। डेटाबेस को मैनेज करना मतलब फाइल हैंडलिंग ही तो है।
तो हम जो कोड लिखेंगे जिसको हम फाइल हैंडलिंग बोल रहे हैं, जिसकी मदद से डेटाबेस में हम कुछ मैनेजमेंट कर पाते हैं, डेटाबेस में डेटा रख पाते हैं, निकाल पाते हैं, अपडेट कर पाते हैं, डिलीट कर पाते हैं, जो भी काम करना है, तो डेटाबेस को मैनेज करने का सिस्टम ही है फाइल हैंडलिंग। तो डीबीएमएस सब्जेक्ट में यही तो पढ़ाया जाता है कि आपको क्या दिक्कत, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं डेटाबेस में। तो ये चैलेंजेस के बारे में पढ़ते हैं, इनके सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो यदि आपने डीबीएमएस की थ्योरी अच्छे से पढ़ी है और आप फाइल हैंडलिंग का कोड लिखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लिख सकते हैं। लेकिन एक तो डीबीएमएस की आपको बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए, दूसरा ये कि आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी एक मैटर करता है। आपने जितनी मेहनत इन वेब पेजेस को बनाने में नहीं करी, उससे ज़्यादा मेहनत आपको फाइल हैंडलिंग में लग गई, ज़्यादा समय लग गया, और फिर भी ये रिस्क बनी हुई है कि कहीं कुछ गलतियां ना हो गई हों। तो ये आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट को भी बढ़ाता है, समय भी बढ़ जाएगा क्योंकि ज़्यादा समय लगेगा बनने में, हाई स्किल्ड रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, यानी उन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जिनको फाइल हैंडलिंग में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जो डीबीएमएस को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। मे बी उन्हें ज़्यादा पे भी करना पड़ेगा, और इस सब के बावजूद भी हमारा प्रोजेक्ट रिस्क जोन में है। हो सकता है हमारा प्रोजेक्ट फेल हो जाए क्योंकि कहीं पे डेटा करप्ट हो रहा हो। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स फाइल हैंडलिंग की वजह से हो सकती है। तो फिर हम क्या करते हैं? हम ये सोचते हैं कि इसका कोई रेडीमेड सॉल्यूशन हो। यस, तो रेडीमेड सॉल्यूशन है। हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि MySQL। अच्छा, डेटा मॉडल्स क्या है? बेसिकली जो डीबीएमएस की थ्योरी है वो सजेस्ट करती है कि डेटा जिस तरीके से स्टोर है उसके 3 तरह के मॉडल्स सजेस्ट करती है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको मैं समझाता हूँ। एक सिंपल सी एनालॉजी से हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक गोदाम है, और ये जो गोदाम है ना, इसके अंदर बहुत सारा सामान आप रखते हैं, ठीक है? ओके। अब आपके साथ दिक्कत यह है कि जो भी सामान आप रखते हैं, ये गोदाम आपका है, इसको आप सेकेंडरी स्टोरेज की तरह समझिए। लोग आते हैं और बोलते हैं कि हमारा डेटा इसमें रख दीजिए, इसके बदले में हम आपको किराया देंगे। आप डेटा रखते, आप बहुत सारा सामान रखते, जब वो सामान मांगते हैं तो आपको सामान निकाल के भी देना होता है। कई बार आप इसमें दिक्कत भी महसूस करते हैं क्योंकि आपको सामान अंदर सिस्टमेटिकली नहीं रखा होता है, आपको ढूंढना पड़ता है। कई बार 2 अलग अलग नेचर के सामान साथ में रखे होते हैं, तो एक सामान के कारण दूसरा सामान ख़राब हो जाता है, और इस तरह की ढेर सारी मुसीबत आप फेस करते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप एक दूसरे बंदे की सर्विस ले लेते हैं। ये दूसरा बंदा कौन है? ये अब आपने इसकी सर्विस ली है कि ये अब आपके गोदाम का मैनेजर हो जाएगा। आप कहते हो कि भाई मैंने एक सर्वेंट रख लिया है, इसको मैं मैनेजर बना देता हूँ अपने गोदाम का, और ये गोदाम को मैनेज करेगा क्योंकि ये इसमें एक्सपर्ट है। ये कौन है? ये है MySQL, ठीक है? और आप कौन हैं? आप PHP। आप पहले डायरेक्टली फाइल हैंडलिंग का कोड लिखकर इस डेटाबेस को मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, अब आपने कहा MySQL से कि वो मैनेज करे। तो अब आप दूर खड़े हो जाते हैं और MySQL से बोलते हैं कि अब तुम मैनेज करो। लेकिन MySQL क्या बोलता है? MySQL ये बोलता है कि मेरी शर्त ये है कि अब आप इसको ना एक्सेस करें, अब मैं ही इसको एक्सेस करूँगा। आपको क्या ज़रूरत है, क्या स्टोर करना है, क्या निकालना है, वो आप मेरे से बोलेंगे, मैं इस गोदाम का मैनेजर रहूँगा। तो डेटाबेस से अब PHP डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करेगा, बल्कि MySQL के थ्रू इंटरेक्ट करेगा। तो हमारे सर्वर में जो डेटाबेस है, राइट, उसको देख रेख करेगा MySQL, ठीक है? और PHP प्रोग्राम के थ्रू हम कम्युनिकेट करेंगे MySQL से, और MySQL हमारा काम कर देगा। और ये कम्युनिकेशन के लिए हमें जिस लैंग्वेज की ज़रूरत होगी उसका नाम है SQL। ओके, अभी ये MySQL सॉफ्टवेयर ये हमसे क्या बोलता है? तो देखिए, डीबीएमएस की थ्योरी ये कहती है कि ये जो डेटाबेस के अंदर की शक्ल क्या है, कैसे डेटा रखा जा रहा है, ये एक्चुअल सच्चाई यूज़र को नहीं पता होनी चाहिए। यूज़र मतलब हम लोग। ये जो गोदाम वाला एग्जांपल मैंने दिया, अगर इसी से समझने की कोशिश करें तो MySQL आपसे क्या बोलता है कि देखो, मैं गोदाम मैनेज कर रहा हूँ आपका, ठीक है? आप कैसे रखते थे मुझे नहीं मालूम, मैं सिस्टमेटिकली रखता हूँ। हमने कहा सिस्टमेटिकली रखते हो मतलब? बोले मैंने अंदर बहुत सारी अलमारियाँ रखी हुई हैं, कुछ शेल्फ हैं उसमें, और बहुत सिस्टमेटिकली सामान रखता हूँ, और आपको जब भी कोई सामान रखना होता है तो आप तो मुझे बता दीजिए कि
तो मैं आपके नाम पर एक अलमारी रिजर्व कर दूंगा, अलमारी को अपन पहचान के लिए कुछ नाम दे देंगे और इसी में मैं आपका डेटा रखूंगा। इस अलमारी को ही हम टेबल भी बोल सकते हैं। टेबल क्या होता है? रोज एंड कॉलम। टेबल का मतलब रोज एंड कॉलम्स। देखिए ये टेबल है, टेबल में क्या होती हैं? रोज होती है और कॉलम्स होते हैं, इसको अपन बोलते हैं टेबल। ठीक है, तो MySQL ने क्या बोला हमसे कि देखो इस गोदाम के अंदर बहुत सारी टेबल्स बनी हुई हैं, जो डेटा रखना है मैं टेबल में रखूँगा, आप टेबल का नाम बताओ, मैं उस नाम की एक टेबल इसके अंदर रिजर्व कर देता हूँ और उसमें जो डेटा बोलते जाओगे मैं रखता जाऊँगा। तो ये तो MySQL और हमारे बीच में बातचीत हुई है। सच्चाई ये है कि गोदाम के अंदर कोई टेबल नहीं है, यानी एक्चुअल में जो डेटाबेस है उसमें डेटा फाइल्स में ही रखा जा रहा है। तो डेटाबेस इज एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स। लेकिन MySQL हमें एक इल्यूजन देता है, कहता है कि अंदर डेटाबेस में अंदर फाइल्स नहीं है, अंदर क्या है? टेबल्स ही टेबल्स हैं। तो ये जो परसेप्शन बना दिया ये लॉजिकल व्यू है। एक्चुअल में तो अंदर फाइल्स के अंदर ही डेटा रखा जा रहा है, लेकिन MySQL हमसे कह रहा है कि ऐसा मत सोचो, सोचो कि अंदर टेबल्स हैं और टेबल्स में रखा जा रहा है डेटा। लेकिन ये जो सोच है ना, ये कहलाती है रिलेशनल मॉडल। 3 तरह के मॉडल्स होते हैं। DBMS की थ्योरी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें एक मॉडल होता है रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल वो है जिसमें ये माना जाता है कि डेटाबेस कलेक्शन ऑफ टेबल्स है। इसके अलावा 2 और मॉडल होते हैं, नेटवर्क मॉडल, ठीक है, और हायरार्किकल मॉडल। अब इन 3 मॉडल्स में से रिलेशनल मॉडल है जो यूज में आता है। MySQL रिलेशनल मॉडल पर बेस्ड है। इसका मतलब तीनों ही मॉडल में एक्चुअल में डेटा फाइल्स में ही स्टोर है, पर हमको ये विजन दिखाया जाता है, हमको ऐसा बताया जाता है कि डेटाबेस एक्चुअल में कलेक्शन ऑफ टेबल्स है। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन रखता भी होगा। जब हम बोल रहे हैं कि टेबल में रखना है इन्फॉर्मेशन, तो इस बात की इन्फॉर्मेशन भी वो कहीं रखता होगा फाइल्स में सिस्टमैटिकली, जिससे कि आपकी ज़रूरत पूरी हो सके। तो क्या हुआ? एक तरह का एब्स्ट्रैक्शन हुआ हमारे और MySQL के बीच में। MySQL ने कह दिया कि सब कुछ टेबल्स के अंदर डेटा रखा है, हमने मान लिया। जब भी हमें अपनी एप्लीकेशन का डेटा स्टोर कराना होता है तो हम उससे बोलते हैं एक काम करो, एक बस नाम की टेबल बना दो, उसके अंदर बस की डिटेल्स रखेंगे, उसमें कुछ कॉलम्स बना लो, जैसे कि बस नंबर, बस का ड्राइवर कौन है, और बस की कैपेसिटी क्या है, और बस AC है, नॉन AC है, ये सारी इन्फॉर्मेशन रख सकें। तो ऐसा एक टेबल बना दो। कस्टमर की इन्फॉर्मेशन रखने के लिए एक टेबल बना दो, बुकिंग की इन्फॉर्मेशन रखने के लिए एक टेबल बना दो, सिटीज़ की इन्फॉर्मेशन रखने के लिए एक टेबल बना दो। इस तरीके से काफ़ी सारे टेबल्स बनाने को मैंने कहा MySQL से, और MySQL ने मेरे लिए वो काम कर दिया। और अब जब भी मुझे लगता है कि टेबल में कुछ रखना है या टेबल से कुछ निकालना है या टेबल में अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो मैं MySQL से कहता हूँ, MySQL मेरा काम कर देता है। तो MySQL बेसिकली क्या है? MySQL सेट ऑफ प्रोग्राम्स है। इसने डेटाबेस को एक्सेस करने का जिम्मेदारी निभा ली है। मतलब फाइल हैंडलिंग का जो सारा कोड है ना, वो MySQL निभा रहा है। तो हमारे एप्लीकेशन को जब हम बना रहे हैं तो हमारा काम कितना आसान हो गया। हमारा पूरा टाइम सिर्फ हमारी एप्लीकेशन के वेब पेजेस को बनाने में लगेगा, फाइल हैंडलिंग वाला कोड लिखने में नहीं लगेगा। तो वो टाइम हमारा सेव हो गया। हम उसकी जगह पर MySQL को यूज़ कर लेंगे, MySQL की सर्विसेज यूज़ कर लेंगे। तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो MySQL की सर्विसेज लेगी डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। अब PHP के प्रोग्राम के थ्रू अगर मैं MySQL से कम्युनिकेट करना चाहता हूँ तो मुझे एक लैंग्वेज आनी चाहिए विच इज़ कॉल्ड SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है MySQL और SQL सेम है कि अलग अलग है। तो देखिए, MySQL एक RDBMS सॉफ्टवेयर है और SQL एक लैंग्वेज है, और SQL लैंग्वेज कॉमन है किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के लिए। तो कई लोग बोलते हैं DBMS और RDBMS में अंतर है। बिल्कुल अंतर है। DBMS एक जनरलाइज्ड वे में बात करता है डेटाबेस को कैसे मैनेज करना चाहिए, और 3 तरह के मैंने मॉडल्स अभी आपको बताए। तो जनरली जो सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं वो रिलेशनल मॉडल पे बेस्ड है, इसलिए जो रिलेशनल मॉडल को अडॉप्ट करते हैं
वो RDBMS कहलाते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। MySQL उनमें से एक है। तो अगर आप इसको विजुलाइज करें तो ऐसा सोचें कि MySQL एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जिसका काम है डेटाबेसेस को मैनेज करना। तो अगर एक कंप्यूटर में बहुत सारे, जैसे मैं खासतौर पे सर्वर मशीन की बात करता हूँ, एक सर्वर मशीन है और सर्वर मशीन पे शेयर्ड होस्टिंग हो रही है, तो बहुत सारे एप्लीकेशंस रखे हुए हैं, ठीक है। तो सर्वर मशीन पे क्या क्या होता है, ये लेट्स से सर्वर है, ठीक है। सर्वर मशीन पे वेब सर्वर सॉफ्टवेयर होता है जैसे कि अपाचे, एप्लीकेशन सर्वर होता है जैसे कि PHP का एप्लीकेशन सर्वर, PHP के प्रोग्राम को रन करने वाला प्रोग्राम, और होता है डेटाबेस सर्वर जैसे कि MySQL, ठीक है। ये चीज़ें होनी चाहिए सर्वर पे और क्या होता है, बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। जैसे हमने एक वेब एप्लीकेशन बनाई तो बहुत सारे वेब पेजेस बनाए, तो उसको मैं बोल रहा हूँ एप्लीकेशन 1। किसी और ने भी एप्लीकेशन बनाई होगी, तो लेट्स से किसी और की एप्लीकेशन है एप्लीकेशन 2, किसी और की एप्लीकेशन है एप्लीकेशन 3। तो ऐसे कई सारी एप्लीकेशन सर्वर मशीन पे रखी हुई है। अच्छा, इसकी जो हार्ड डिस्क है, ठीक है, लेट्स से दिस इज द हार्ड डिस्क। इस हार्ड डिस्क में डेटा परमानेंटली स्टोर होगा, तो लॉजिकली इसमें कई सारे डेटाबेसेस हो सकते हैं। DB1 डेटाबेस 1, DB2 डेटाबेस 2, DB3 डेटाबेस 3, राइट। तो ऐसे करके अलग अलग डेटाबेसेस हैं। तो एप्लीकेशन 1 का डेटाबेस है DB1, एप्लीकेशन 2 का है DB3 और DB2, और एप्लीकेशन 3 का है DB3। इस तरीके से हर एक एप्लीकेशन का एक डेटाबेस है, और एक ही MySQL सॉफ्टवेयर है जो इन सबको मैनेज कर सकता है। तो हमारी एप्लीकेशन हो या दूसरे की एप्लीकेशन हो, वो सेम MySQL की सर्विसेज लेता है। सभी लोगों को MySQL की सर्विस चाहिए कि भाई मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए डेटाबेस में से डेटा निकाल दो, डेटा रख दो, ये सब उस MySQL। तो MySQL एक ऐसी एप्लीकेशन होगी जिसकी ज़रूरत हमारी सभी वेब एप्लीकेशंस को पड़ेगी। तो जैसे वेब सर्वर है, एप्लीकेशन सर्वर है, वैसे ही डेटाबेस सर्वर MySQL है। ओके, तो इन RDBMS सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्चुअली वी से डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। इस बात को ध्यान रखिए, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कई लोग बोलते हैं क्या है, तो इतना याद रखिए कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब एक ऐसा इल्यूजन ये प्रोवाइड करेगा जिससे हमें लगेगा कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स, ठीक है। इन रियलिटी डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स। DB2, Oracle, MySQL, MS Access, SQL सर्वर, ये सब एग्जाम्पल हैं डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स के। तो MySQL उनमें से सिर्फ एक है, आप इसकी जगह कोई दूसरे भी यूज़ कर सकते हैं, पर PHP और MySQL की फाइन ट्यूनिंग है, मतलब बहुत बढ़िया जोड़ी है इन दोनों की, साथ में बहुत अच्छे से काम करते हैं। ओरिजिनली MySQL AB कंपनी का प्रोडक्ट है। MySQL AB कंपनी जो 1995 में बनी थी। इसके बाद सन माइक्रो सिस्टम ने 2008 में MySQL AB कंपनी को एक्वायर कर लिया था, जिसके कारण सन माइक्रो सिस्टम का प्रोडक्ट हो गया था MySQL सॉफ्टवेयर। लेटर 2010 में सन माइक्रो सिस्टम को Oracle ने खरीद लिया था, और इसके बाद से आज तक Oracle कंपनी का ही प्रोडक्ट है MySQL। तो MySQL और Oracle सॉफ्टवेयर दोनों ही Oracle कंपनी का प्रोडक्ट है। MySQL को और डिटेल में हम एक्सप्लोर डेफिनेटली करेंगे अपने आगे वाले वीडियोस में। आज तो सिर्फ ये इंट्रोडक्शन है, हम आगे की वीडियो में इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में समझेंगे, तो आप डेफिनेटली उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, और यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मेरी एक वेबसाइट है www.mysurgy.com, आप इस वेबसाइट को भी विजिट करें। इस वेबसाइट पे C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, इन सब के वीडियो कोर्सेज मौजूद हैं। आप इसके अलावा प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज और कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस भी इस पे देख सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार इसको ज़रूर विजिट करें, और बुकमार्क भी कर सकते हैं। एक ख़ास बात इस साइट की ये है कि इसमें सारे के सारे वीडियोस हिंदी में हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और डेली इसमें एक नया वीडियो अपलोड होता है। तो अगर आपको लगे कि ये कई लोगों के बहुत काम आ सकती है, देखिए बहुत सारे लोग हैं जो फाइनेंशियल कंडीशन के कारण कोचिंग्स नहीं जा पाते हैं, या कई लोग ऐसे हैं जो ऐसी सिटीज़ में रहते हैं जहाँ पे पढ़ाई उनको प्रॉपरली नहीं मिल पाती है, या कई बार ऐसा भी होता है कि उन्हें कॉन्सेप्ट इंग्लिश में डिस्क्राइब किया जाता है तो वो क्लियरली उन्हें समझ में नहीं आता है, मे बी बुक्स में भी और कॉलेज में भी। ऐसे लोग भी कैपेबल हैं, लेकिन उनको जब चीज़ समझ में ही नहीं आएगी तो वो
कैसे आगे बढ़ेंगे। तो मेरा ये सोचना है कि शिक्षा का अधिकार सबको मिलना चाहिए, बराबर मिलना चाहिए, और जिस भाषा में वो लोग कंफर्टेबल हैं उस भाषा में उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। वैसे तो ये दायित्व हमारी सरकार का है, लेकिन हम लोगों को भी कुछ सहयोग करना चाहिए, और उसी सिलसिले में ये वीडियो सीरीज़ मैंने बनाई है। अगर आपको पसंद आती है तो डेफिनेटली कई और लोग हैं उनको भी पसंद आएगी। तो आप सिर्फ इतना करिए कि आप इसे शेयर करिए अपने फेसबुक वॉल पे। आप वीडियो को या मेरी वेबसाइट के लिंक को शेयर करेंगे तो काफ़ी लोगों तक ये वीडियोस पहुंच जाएंगे। और देखिए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचा रहा हूं, तो ये सभी के काम आने वाला है। ठीक है, थैंक यू।